जब आप करप्शन को नहीं पकड़ते मियां साहब, तो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ आपके जाती बैंक अकाउंट में होती है। नवाज शरीफ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करप्शन खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे आप हम पकड़े जाएंगे। 2 दिन पहले जो ये वाकया हुआ है, ये एक नादान किस्म की शरारत थी, और मुझे इस बात को बताते हुए कोई खुशी नहीं है कि हमें अफगानिस्तान की 4-5 पोस्टें तबाह करना पड़ी। पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान का इलाका नॉन नेगोशिएबल। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर हालात आज तीसरे रोज भी कशीदा रहे। बाबे दोस्ती बदस्तूर बंद है। जो कुछ बॉर्डर पर हुआ और उसके बाद अब वहां पर जो नक्लो हरकत है, ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, बल्कि कमोबेश जंग का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बताया गया है कि अफगान फोर्सेस को बड़ा भरपूर जवाब दिया गया, जिसमें उनकी 5 चौकियां तबाह हुई और 50 से जायद फौजी वहां पर मारे गए। इलाके की सूरत हाल यह है कि वहां पर तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल हैं, फजाई निगरानी हो रही है और लोगों ने नकल मकानी की है। फ्लैग मीटिंग भी हुई है, लेकिन कोई खातिर खा नतायज बरामद नहीं हुए। पाकिस्तान की जानिब से IGFC और कमांडर सदर्न कमांड ने अब वहां पर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी सरहद का जो मामला है ये नॉन निगोशिएबल है। अफसोसनाक बात यह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश का जिस तरह से इजहार किया गया, हमारा पार्लिमानी वफ्द, DG ISI और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने अफगानिस्तान जाकर वहां इसका इजहार किया, उसका जवाब बॉर्डर पर हालात खराब करके दिया जा रहा है। और लगता यह है कि जैसे एक बड़ा सोचा समझा मंसूबा है। इतलात क्योंकि यह है कि लोकल सतह पर कोई कमांडर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता और अफगान क़यादत पूरी तरह से इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड है। बहरहाल ये वो इशू है जिस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, मगर पहले हम बात करेंगे सियासत की, जहां पर हुकूमत को कुछ चैलेंजेस का सामना है। एक तो PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोपों का रुख हुकूमत की तरफ कर रखा है। तहरीक इंसाफ के जलसों की जो सीरीज है बदस्तूर जारी है। कप्तान का सियालकोट में मैदान अभी भी सजा हुआ है, जहां उसी तरह से रवायती धुआंधार तकारीर हो रही हैं। मकसद वजीर आजम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है। लोहरदीर में आज उन्होंने जलसा किया। क्या ये अवामी इज्तिमात हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं? और दूसरा जो चैलेंज हुकूमत के सामने है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का है, जहां डॉन लीक्स की रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत की पोजीशन कहा जा रहा है कि अवाम की नजर में खराब हुई है। नोटिफिकेशन की आमद का वज़रा बार बार ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। हुकूमत इन चैलेंजेस को किस तरह से देख रही है? सबसे पहले इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ अरसे के लिए थे भी नहीं, आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ। आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। मैं सियासत पे तहरीक इंसाफ का भी जलसा हम इकट्ठे यहाँ पर बैठे देख रहे थे। खान साहब ने जो बातें की हैं, मैं उससे आगाज करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वजीर आजम का सबसे पहले उन्होंने एक हालिया बयान का हवाले दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने खुद ये मान लिया कि करप्शन के इतने स्कैंडल हैं, इतने घपले हैं कि अगर हम तहकीकात करें तो फिर सिर्फ तहकीकात ही कर पाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। और खान साहब का ये कहना है कि ये एक तरह से वजीर आजम की तरफ से एतराफ हो गया है कि करप्शन है, यहां पर हो रही है, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये यानी कि इतनी बदनसीबी है इस मुल्क की सियासत की कि इमरान खान जैसे बंदे की बातों का जवाब देना पड़ता है। एक आज मैंने टिकर और चलता हुआ देखा, कोई एजाज कादरी साहब हैं, अच्छा, आसिफ जरदारी साहब के पीर हैं वो। उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको वजीर आजम बना देंगे। मुझे लगता है कि किसी पीर ने इमरान खान को एक और मशवरा दिया है, और वो मशवरा ये है कि कभी सच ना बोलना। जिस दिन सच बोला उस दिन तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। लिहाजा वो मतलब कि झूठ बोलते नहीं, पहले तोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भारी वजन हो तो फिर वो बोलते हैं, छोटा मोटा झूठ बोलते भी नहीं। अब जो आपने ये करप्शन की बात की है, ये मैंने इसी की तमहीद बांधी है। अच्छा, इसमें
कोई दुनिया का शख्स का, अमेरिका समेत दुनिया के हर मुल्क में करप्शन है। एक जर्नल डिस्कशन को इमरान खान ने उसी तरीके से झूठ बोला कि जी 5 जजों ने कह दिया है कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला। आप कह रहे हैं नहीं, ये ट्विस्ट तो मतलब जरा कोई कम दर्जे वाली चीज है। ये तो होता है पूरा समरसॉट है, इसको ट्विस्ट नहीं कहते। ठीक है, मतलब अभी इनकी गोश शुमाली हुई है इनको, यानी कि ये इतने बड़े चिकने घड़े हैं कि जरा सी शर्म होती ना तो ये उस दिन जो जज ने कहा कि तुम मतलब कि कौम को धोखा दे रहे हो और हमने ऐसी बात नहीं की, तुम हमारे हवाले से क्यों इस तरह की गुमराह करते हो लोगों को, तो उसके बाद इन्हें कोई ख्याल करना चाहिए। अब मियां नवाज शरीफ ने जो बात की है वो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि करप्शन दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में भी है। सर वो कह देते छोटी मोटी करप्शन है, मगर मियां साहब ने जो तासुर दिया वो ये था कि इतने बड़े स्केल पर हो रही है और कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। भाईजान बात यह है कि हो रही है लेकिन कहीं कम है कहीं ज्यादा है। अब मसलन सिंध है, फर्ज करें, अभी एक सिंध के चीफ मिनिस्टर का आज मैंने बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा कि अगर मेगा प्रोजेक्ट के लिए मुझे चोरी भी करनी पड़ी तो मैं दरेग नहीं करूंगा। ये आज पढ़ा ना, चीफ मिनिस्टर ने कहा है, कल उन्होंने बात की थी। अच्छा, आज छपी है। अच्छा, अब बात यह है कि जो करप्ट लोग होते हैं ना वो अच्छे काम के लिए भी चोरी करते हैं, वो बुरे के लिए तो करनी है ना। मतलब इसका तासुर ये बनता है। अच्छा, अब सिंध में जो कुछ हो रहा है 91 अरब लाड़काना के खाए गए ना भाई। पीपल्स पार्टी पे जरा बाद में आते हैं, मगर मैं पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो करप्शन की बात। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। मैं ये कह ही नहीं रहा ना, मैं तो करप्शन की बात कर। मैंने पीपल पार्टी का नाम तो नहीं लिया, मैंने केपीके में जो कुछ हो रहा है वो मतलब के ये इमरान खान जो कुछ कर रहा है ये खुद करप्ट आदमी है ना, जहांगीर तरीन करप्ट आदमी जी। उससे बड़ा कैसे जो आदमी सदक़े खैरात खा जाए शौकत खानम के नाम पे, ये बातें साबित हो चुकी हैं अदालतों में। और ये साबित हुआ है कि शौकत खानम के पैसों में घपला हुआ है। अगर आप उसी की तरफ मैं बताता हूं आपको। क्या इमरान खान की बहन के अकाउंट में जो दुबई में है, शौकत खानम के जो ओवरसीज से पैसे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज, मिलियंस ऑफ डॉलर, क्या उसमें जमा नहीं हुए और वो पैसा वर्जिन आइलैंड में इन्वेस्ट नहीं हुआ? इससे बड़ा घपला कोई हो सकता है? तो सर तो दूसरों को आप लोग भी फिर इन्हें पकड़ सकते हैं। फिर तो खैर मैं बहस आपसे पहले भी मैं ये पूछ चुका हूं। देखें ना, ये बात ना किया करें। ये एक बात जहां पे है ना, पहले वहीं पे रहें जो पकड़ सकते हैं, पकड़े ना पकड़े तो इसका ये आप ये बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि इमरान मैं वसूख के साथ नहीं कह रहा कि पैसों में घपला किया। इनके बुनियादी अरकान कह रहे हैं, अदालतों में खड़े में साबित कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में साबित हो चुका। मैं नहीं कह रहा, जो चीजें साबित हुई नवाज शरीफ के खिलाफ। मेरी नजर से ऐसी कोई चीज गुजरी नहीं है। वैसे अगर आप अपनी ऐनक को थोड़ा सा साफ करें ना तो सुबह आप बैठ जाएं, जरा सा इधर उधर पतक रही है, रात को ही आपको सारी आपकी नजर से गुजर जाएंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये तो एक मिथ बनाई हुई है। मॉरली ये करप्ट, फाइनेंशियली ये करप्ट, पॉलिटिकली ये करप्ट। कौन सी ऐसी करप्शन है? जुआ इन्होंने खेला, अपनी किताब में लिखा, ऑफशोर कंपनियों के बारे में कहा कि जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो चोर है, अपनी 4 निकल आई। यार और क्या होती है भाई करप्शन? सर ये क्यों होता है कि आपसे जब हम मियां साहब के हवाले से सवाल करते हैं आप हमेशा खान साहब की तरफ ले जाते हैं? मियां साहब के हवाले से आपने कोई सवाल नहीं किया। मियां साहब के हवाले से आपने कौन सा सवाल किया? मैंने उनके जो बयान का तज़किरा दिया। क्या ये एतराफ नहीं है वजीर आजम का क्या कि मुल्क में करप्शन हो रही है और वो पकड़ नहीं सकते? भाई मैं तो बता रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि करप्शन को पकड़ना जो है वो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता। ये जो अदारे जो JIT अभी बनी है ना, ये जो नवाज शरीफ को प्रोब करेगी, इनका काम है। ठीक है, क्या ये नवाज शरीफ के अंडर में, ये जो अदलिया है ये नवाज शरीफ के अंडर में है? क्या नैब नवाज शरीफ के अंडर में नहीं है? और मैं आपको एक बात बताऊं, फैसलाबाद में 97 में मियां साहब ने एक बंदे को करप्शन के इल्जाम में हथकड़ी लगवाई थी। क्या हुआ था? वासा में मुझे क्या हुआ था फिर? तो ये भी मिथ है कि जी प्राइम मिनिस्टर पकड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कहां से पकड़ेगा? उन्होंने एक जर्नल बात की है कि जी करप्शन है, अब फैसला करना है। देखे ना, एक फैसला इमरान खान ने और जरदारी ने किया, एक फैसला जो है मियां साहब ने किया। मियां साहब ने कहा मैं डेवलप अवाम के काम करता हूं, बेरोजगारी दूर करता हूं, तरक्यात, बिजली का जो मसला है वो दूर करता हूं। अगर इसमें पढ़ूंगा तो ये रह जाएंगे। सुने,
इन दोनों ने क्या फैसला किया? इन्होंने कहा ना मेट्रो बनानी है, ना बनाने देनी है, ना रेलवे ठीक करनी है, ना बिजली के मेगावाट बनाने हैं, और मेट्रो को जंगला बसकाना है, अपने लिए बनानी भी नहीं है। कहना है कि जी एजुकेशन ठीक करो, सेहत ठीक करो, वो भी ठीक नहीं करनी, ये भी नहीं ठीक करने। मगर सर आप वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। इमरान खान ने कहा वजीर आजम करप्शन की पकड़ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वो जाएंगे तो पीछे वो उसमें खुद फंस जाएंगे। देखे प्राइम, तो आप भी वही बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम का ये काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर देखे ना, ये बात आप इस तरह से कर ही नहीं सकते। ये इमरान खान की जबान ना बोले। बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? उनका जी मैं बिल्कुल हाजिर हूं, मेरे बच्चे भी हाजिर हैं। ये जो JIT अब बनी है, क्या चौधरी निसार ने पहले दिन नहीं कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बना लें JIT? प्राइम मिनिस्टर उसमें आगे जवाब दे देंगे। मियां साहब ने कमीशन बनाने की जो बात की थी, ऐसे आदमी पे कोई लगा सकता है जो अपने आप को खुद पेश कर रहा है? जो करप्ट आदमी होता है वो कभी अपने आप को पेश नहीं करता। ठीक है, समझ गए? मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इमरान खान ने अभी सियालकोट के जलसे में जो बातें की। मगर एक सवाल इससे पहले कि मैं जरदारी साहब की तरफ जाऊं और जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, खान साहब के खिलाफ अब पटिशनें आना शुरू हो गई हैं सादिक और अमीन के हवाले से। क्या यह हुकूमत बाय पॉलिसी कर रही है कि खान साहब को भी अब उसी तरह से मुकदमात में उलझाया जाए, उनको भी जो है वो अदालतों के चक्कर लगवाए जाए? वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई थी उस आग को ठंडा कौन करे। कैसे कल नारे लगे थे इमरान खान, लीडर यूं करके बैठे हुए कानों पे हाथ रख के, रो इमरान रो, मुंह पे उसके। ये होता है मुकाफाते अमल। ये कल तक झूठ बोलते रहे, ठीक है, मतलब इनके बारे में तो अदालत ने कह दिया ना झूठ बोले। नवाज शरीफ के लिए नहीं कहा, नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा इशारतन जो है वो कहा। या फिर मैं अगर इन्हें नहीं कहा तो आपको कहा होगा। अब बता दें तो फैसला कर लें। फैसला नहीं कर रहा, मगर ये है कि अगर आप इसको ऑफिशियली ये कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है यार, तो वो नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने ये कहा, उन्होंने इशारतन उन्होंने अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। इतनी नामुरादियां हैं इनके हिस्से में, इतने शिकस्तें हैं। इनका नाम शिकस्त खान होना चाहिए, इमरान खान नहीं होना चाहिए। मतलब इनकी गुफ्तगू देखें, इनके चेहरे देखें। अब आप मतलब के नवाज शरीफ पे मतलब के कोई 1 करोड़ दफा नाम ले चुका होगा ये, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ ने तो इसके खिलाफ कोई एक गंदा लफ्ज भी नहीं कहा आज तक। ये गाली देता है रोजाना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक बात मुझे बताएं, साल में इमरान खान या उसकी पार्टी के लोगों ने की हो या उसके लिए मुजाहरा किया हो जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ हो। एक काम बता दे मुझे जिसका फायदा हुआ, बाकी सारे नुकसान। अच्छा, अब मैं ये नहीं कि मैं उनके मौक़िफ़ की तायीद करूं, मगर धरना दिया धांधली के मसले पे, इलेक्शन शफाफ करा दे, पनामा वाला मसला, करप्शन जो है वो उसको करप्शन के मामले को हाईलाइट करने के लिए, अब ये वो ये कहते हैं, वो कहते हैं ना धांधली की आड़ में। तो ये दोनों पाकिस्तान के मसले नहीं है मेरे, ये सुने ना फिर। अब धांधली की आड़ में उन्होंने कहा कि सिविल फरमानी करें। धांधली की आड़ में उन्होंने चाइना के सदर को 6 महीने तक इस मुल्क में नहीं आने दिया। धांधली की आड़ में उन्होंने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंचाया, PTV पे कब्जा किया, पार्लियामेंट में मतलब उन्होंने धावा बोला और डाकू चोर कहा उस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को, जिसमें के साथ जाके आप खुद बैठे हुए डाकू चोर बन के। तो भाई बात यह है, एक काम बताएं जो इस मुल्क के हक में किया हो, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए किया हो, इस मुल्क के अवाम के आप इन दोनों चीजों को नहीं गर्दान रहे ना, आप इन दोनों चीजों को मेरा ख्याल है मुल्क का मसला नहीं गर्दान रहे। कौन सा? ये शफाफ इंतखाबात और दूसरा करप्शन वाला मामला। शफाफ इंतखाबात इनकी वजह से होंगे क्या? ये तो शफाफ इंतखाबात उसको कहते हैं जहां पे ये खुद जीते, मसला KPK में ठीक हुए हैं, बाकी तीनों सूबों में गलत हुए। सर अब जरा दूसरे इशू पर आ जाते हैं, मुझे दो और इश्यूज हैं जिन पे बात करनी। जरदारी साहब ने पहले आप पर इल्जाम लगाया, वो भी जलसे कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ ही तकरीरें हो रही हैं, इस्तीफे का मुतालबा भी है, मगर उनके 3 दोस्तों का जो मामला था वो आज रिकवर हो गए तुरबत के पास से, उनमें से कुछ लोग। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले इल्जाम एजेंसियों पे, आप लोगों की मिली भगत पे लग रहा था, मगर अब उनकी रिकवरी हुई है। हो गया ना, उन्होंने पहले बगैर सोचे समझे
ये सारे एक ही जैसे इकट्ठे हुए हैं। जरदारी साहब का तो खैर कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री है ही नहीं, वो सियासी आदमी नहीं है। वो एक जाली वसीयत के ला के उन्होंने कब्जा कर लिया है भुट्टो ख़ानदान पे और अपने नाम के साथ भुट्टो लिखना शुरू कर दिया है। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का अपना एक निज़ाम होता है, आदमी बोलते वक्त सोचता नहीं है। वो कहते हैं ना बड़े सियाने कि पहले तोल फिर बोल, ठीक है। उनका जी चौधरी निसार ने किया है, अब आपको शर्म आ रही है या नहीं आ रही? आप क्या चौधरी निसार अली खान से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? हुआ पार्लियामेंट के अंदर खुर्शीद शाह साहब ने वॉकआउट भी किया था। खुर्शीद शाह हो या आसिफ जरदारी हो या इनके तमाम पार्लियामेंटेरियन हो, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए चौधरी निसार अली खान से? ठीक है। और वो हुए किस चक्कर में है? तावान के लिए, और कोई पता नहीं उस तावान के पीछे पीपल पार्टी का ही कोई लीडर हो, क्योंकि इनके धंधा यही है इन लोगों का, अपने लोगों के साथ। और क्या, ये अपने लोगों के भी यानी कि घड़ियां उतरवा लेते हैं भाई। नहीं सर, ये देखे इस अब ये तो एक जो है वो इमेजिनेशन है ना। मैं इमेजिनेशन की बात नहीं कह रहा, ख्याली से कह ले, मगर इल्जाम तो ना लगाएं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। मैंने अल्लाह को जान देनी है, तो मैं हवा में कोई बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ ये घड़ियां तक उतरवा लेते हैं। किसकी? मुझे बता दे। मेरे अपने लोगों की, अपने लोगों की। लोगों ने एक वक्त में दुबई में महंगी घड़ियां पहन के जाना छोड़ दिया था। आपको मैं क्या बताऊं? किससे? जरदारी साहब? जी जरदारी साहब से। और किससे? अच्छा, आप छोड़े इन बातों को। लोगों से क्या इन्होंने जमीनें नहीं छीनी, लोगों की क्या इन्होंने शुगर मिले नहीं छीनी? कोई है पूछने वाला इमरान खान कि तेरे पास 15 शुगर मिले कहां से आ गई हैं? किसके पास? इमरान खान नहीं, जरदारी साहब के पास। रोजाना नवाज शरीफ तो करता है ना, जो 80 साल से जिनका खानदान बिजनेस कर रहा है। जिस आदमी ने कोई बिजनेस नहीं किया वो कितना, नवाज शरीफ को बेचता नहीं है जितना अमीर आसिफ जरदारी है। इसने कभी भी नहीं पूछा उससे। क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि इनका एजेंडा कुछ और है, वरना एक खुद करप्ट है। तो मैंने तो कहा आपकी तो बड़ी गाड़ी छिनती थी पीपल्स पार्टी के साथ, मिसाक जमहूरियत। वो कहते हैं हमने आपको बचाया जब आप मुश्किल में थे, धरने के दिनों में। कौन से? पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने बचाया हमें या इस मुल्क की जमहूरियत ने बचाया? उस वक्त तो ये कहते थे कि जी हम आपका साथ नहीं दे रहे, जमहूरियत का साथ दे रहे हैं। और अगर इनकी बात मान ली जाए तो 2002 के जो धरना था कादरी का यहाँ पे जो हुआ था, पहले वाला जो था, हाँ पहले वाला, उसमें हमने फिर इन्हें बचाया था। उस वक्त इनकी हुकूमत थी। अब जरा डॉन लीक्स वाले मामले पर आ जाते हैं। ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा मुशाहिदुल्लाह साहब? बार बार कहा जा रहा है आ जाएगा, मगर आ क्यों नहीं रहा? मतलब कि आ ही जाएगा, और इंशाल्लाह जब आ जाएगा तो आप कहेंगे देर लगी आने में, उनके शुक्र है फिर भी। मगर ये सर ये जो मामला है ये जितना स्ट्रेच होता जा रहा है, हुकूमत पर उंगलियां उठ रही हैं। वो कहते हैं कि जी के ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है, मियां साहब की एक हिस्ट्री है, वो ताल्लुकात अक्सर खराब कर लेते हैं। ये बातें, क्योंकि ये क्या सारा मुझे आप एक बात बताएं, ये जो क्या साराई हैं देखें ना, हमेशा क्या सारा कुछ तो इसमें हकीकत भी चले, हकीकत तो है। मैं तो मान लूं जो चीज होगी मैं मांगता हूं, लेकिन हम उसका तज्जिया सही नहीं करते। अच्छा, मैं रोजाना टीवी पे सुनता रहता हूँ और मुझे हंसी आती है। क्या आपका क्या तज्जिया? आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में ठीक थे? क्या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आसिफ जरदारी जब इस मुल्क के बेताज बादशाह थे ठीक थे? वजीर आजम गिलानी के जमाने में ठीक थे? इससे पहले माजी में बेनजीर के 2 अदवार गुजरे, उसमें ठीक थे? नहीं ठीक थे ना। तो नवाज शरीफ को क्या कहते हैं, वो खराब कर लेते हैं। तो आप भी इसका मतलब खराब करते रहे। उसका मतलब सिंगल आउट नहीं किया जा सकता मियां साहब को? नहीं, मैंने तो मिसाल देके बताया ना मेरे भाई। अच्छा। और इनके जमाने में तो जो मतलब के हुआ है वो उसके लिए अलग प्रोग्राम करें। तो मैंने 2 PhD की हुई हैं पीपल पार्टी पे, मैं आपको सारा इनका कच्चा चट्टा बता दूंगा। ये बड़ी बातें करते हैं, हमने कुर्बानियां दी। आप अपना बता देना, इब्राहिम शरीफ के साथ भी इसी तरह टेंशन में टाइम गुजरा। अब ये नए चीफ के साथ इसी तरह से टेंशन रहेगी आपका? देखें, ये ऐसे ही रहेगी उस वक्त तक जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि अगर मैं आपको कमजोर करता हूं ना, तो मुझे ये समझना चाहिए मैं सिर्फ आपको नहीं कर रहा, मैं खुद भी हो रहा हूं। ठीक है, हुकूमत को अगर आप कमजोर करेंगे, कोई इदारा, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो अदलिया हो, तो वो खुद कमजोर हो रही है। इसलिए हुकूमत कमजोर हुई है। ये पूरी जो एपिसोड कोई कमजोर नहीं हुई। एक ट्वीट हुई है जिस ट्वीट को किसी ने भी अच्छा नहीं समझा, इवन आज अखबार में लगी हुई है। वो एक मातहत अदारा कहता है कि हम नोटिफिकेशन रिजेक्ट करते हैं, वज़ीर आज़म हाउस का नोटिफिकेशन। फिर वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ ना,
या तो हो जाता उनके कहने से। तो अब जब नहीं हुआ तो सुबकी किसकी हुई? और मातहत कौन है, और रियासत जो है और आइन जो है और हुकूमत जो है उसके मातहत है चीजें। मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसा करने से आप अपने आप को खुद कमजोर करते हैं। मैं अगर हुकूमत ये काम करेगी तो वो अपने आप को खराब करेगी। तो बात यह है कि जब तक लोग ये जब तक यहां से इस जाल से नहीं निकलेंगे ना कि मैंने आपको कमजोर करके अपना कोई मकसद हासिल कर लिया, मकसद कोई हासिल नहीं होता। पाकिस्तान कमजोर होता है। पाकिस्तान के अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले पर सियासत कर रही हैं तो वो पूरे अपने आप को भी कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल, देखे ना पहले दिन अभी वो आई थी ट्वीट, अब ट्वीट को पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया। मजे की बात है, ठीक है। आपने तो आपके ख्याल में ट्वीट इज रिजेक्टेड? ट्वीट रिजेक्ट हुई ना भाई। कौन मुझे बताएं दुनिया किस मीडिया ने उसके हक में एक लफ्ज कहा और उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैं समझता हूं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो रिजेक्ट हो गए ना वो। अच्छा अब सुने अब वो तहरीक इंसाफ पहले दिन कह दीजिए हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। यार वाह भाई, तुम क्या जबरदस्त लोग हो, तुम इस तरह से आप मतलब इसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? आप बगैर सोचे समझे, आज हम हैं ना, कल नहीं होंगे ना। हम हमेशा के लिए तो कोई पार्टी बरसर खुदार नहीं रहती। तो फिर आपको ये वक्त याद आएगा। आप कर क्या रहे हैं नवाज शरीफ दुश्मनी में, और उस आदमी से दुश्मनी करते हैं जो इस मुल्क को संवार रहा है। उस आदमी से दुश्मनी कर रहे हैं जिसकी वजह से आज आप रोशनियों में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। उस वजह से कि जिसने सड़कों का जाल बिछा दिया है। पाकिस्तान के 56 ममालिक ऐसे हैं जो दुनिया के जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। तो वो है ना दश्ते ईसार में कब आबला पा रुकता है और कौन से बंद से सैलाब वफा रुकता है, ये फिर हारेंगे इंशाअल्लाह। मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ चमन बॉर्डर पर हुआ, क्या सद्देबाब होना चाहिए उसका, उस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात बॉर्डर पर अभी भी कशीदा हैं। बाबे दोस्ती अभी भी बंद है। आज IGFC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से जो इश्तियाल अंगेजी दिखाई गई उसका भरपूर जवाब दिया गया। साथ ही साथ आज फ्लैग मीटिंग भी हुई। इलाके की सूरत हाल यह है कि वहां पर तिजारती सरगर्मियां अभी भी मुअत्तल हैं। सैकड़ों देहात है जिन्हें खाली कराया गया है। 2000 के करीब खानदानों की वहां से नकल मकानी हुई है। और ये वाकया जिस तरह से पेश आया, अगर उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान की तरफ से जानबूझकर ये हरकत की गई है हालात खराब करने के लिए। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि मर्दमशुमारी के लिए हमारी टीम जाएगी और उनके साथ FC के लोग भी होंगे, तो उसी टीम पर जिस तरह से फायरिंग की गई, अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जानबूझकर अफगानिस्तान की तरफ से ये हरकत की गई। बहरहाल अब जवाब क्या होना चाहिए, इस मामले में आगे क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए दो बड़े ही अहम लोग आज मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं। उनका मैं तारुफ करा दूं। काजी हुमायूं साहब सफीर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब तजज़ियाकार है, हमारे साथ लिंक के जरिए पेशावर से मौजूद है। महमूद शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी हुमायूं साहब मैं आपसे आगाज करूंगा। ये इस इश्तियाल अंगेजी की वजह आप क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग जो है वो अभी जो बातें हो रही है इसका ताल्लुक भारत से जोड़ा जा रहा है। अब क्या वाकई ये सब कुछ भारत की ईमा पर हो रहा है? इसमें कई फैक्टर्स, मेरी समझ में कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये इंडो अफगान कोल्यूजन को आप रूल आउट नहीं कर सकते। और जनरल परसेप्शन पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि भारत कश्मीर में बहुत बुरी तरीके से फंस गया है और उसको वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करनी है। अच्छा। और चूंकि इंडो अफगान कोल्यूजन इस वक्त पीक पे है तो उन्होंने ये यूज़ किया होगा हमारे खिलाफ। और ख़ास तौर से जब उनको इतला दी गई थी कि जी हमारे लोग सेंसस के लिए जाएंगे और किन एरियाज में वो होंगे, तो वो तो उनके लिए तो ये खबर है कि उसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने इस्तेमाल किया इस टीम को टारगेट करने के लिए। तो वो तो उन्होंने यूज़ किया है। और चूंकि ये इतला काफ़ी दिन पहले उनको मिल गई थी तो उन्होंने पूरी तैयारी से ये काम किया है। और 10 लोग मर गए हैं, 40 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अब जो
मालूम हुआ है कि हमारी साइड ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हमारी साइड ने रिस्पॉन्ड, मेरे ख्याल है हमारी साइड ने काफ़ी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जो मेरी समझ में है। एक तो ये है कि उन्होंने तोरखम बॉर्डर नहीं बंद किया, दूसरा ये कि 4 दिन के बाद रिस्पॉन्ड किया जब उन्होंने देखा है कि फ्लैग मीटिंग्स अनप्रोडक्टिव हुई हैं, 3 शायद फ्लैग मीटिंग्स हो गई हैं, और उसमें भी लगता यह है कि अफगान साइड पे। तो आप ये कह रहे हैं कि मजीद सख्त रिस्पांस दिया जा सकता था, दिया जाना चाहिए था? नहीं, इस मसले को हल भी किया जा सकता था अगर वो एक्सेप्ट करते कि जी लोकल कमांडर ने कोई गलती की है या मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है और उस पर हो गया। लेकिन वो उन्होंने, एक तो ये है कि दूसरे फैक्टर्स में फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग का इशू आता है। अच्छा। जिस पे कि वो राजी नहीं है और हर वक्त वो उस इशू को रेज करते रहते हैं क्योंकि उनका जो। अच्छा, ये अब आपने जो रिस्ट्रेंड रिस्पांस वाली बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं महमूद शाह साहब आपका इस पर कमेंट चाहता हूं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हमारा रवैया बहुत ज्यादा मुफाहिमाना हो जाता है अफगानिस्तान के हवाले से। भारत के हवाले से तो हम खुद खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में हमारी तरफ से बार बार पैगामात भी दिए जाते हैं। अभी भी जिस तरह से काजी साहब ने कहा, अभी भी हमारा रिस्पांस थोड़ा रिस्ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन इससे आगे जवाब नहीं दिया जा रहा। इसको सर आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली जो मौजूदा हालात में यही वो कमजोरी है कि अफगानिस्तान की तरफ से आपको बार बार इश्तिहाल दिलाया जा रहा है और आपका मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर और गैर मुनासिब एक तरीके से है, और इसलिए वो रोज़ बरोज़ बग़ैर किसी वजह के, यानी ये जो चमन के ऊपर फायरिंग बग़ैर किसी वजह के, ना उनके एरिया में हम जा रहे हैं ना कोई और बात है, और उन्हें बदमाशी, तो फिर वो बदमाशी को जो रिस्पांस दिया जाता है वो ठीक ठाक रिस्पांस था। मुझे कल रात को चमन से खबर आई थी और उन्हें बता दिया था कि उनके 7 जो पोस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और तकरीबन उनके 50 तक सोल्जर जो है वो इसमें मारे गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का रिस्पांस होना चाहिए। यहाँ पर हमने इस तरह का रिस्पांस जो है तोरखम पे भी दिया था, तो मिलिट्री। तो आपको भी लगता है कि महमूद शाह साहब जरा ज्यादा खुलकर अब जवाब देने की जरूरत है? अब नहीं, मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है। जो ओवरऑल हमारा मौक़िफ़ है अफगानिस्तान की तरफ, डिप्लोमेटिकली आप देखिए कि आप जो है खामखा अशरफ गनी साहब को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। क्या जरूरत है? अशरफ गनी क्या चीज है? अच्छा। वो क्या यहाँ कहेगा? और आगे से वो आपको रिबफ कर देता है डिप्लोमेटिकली आपको। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अशरफ गनी ने बदमाशी शुरू की हुई है, मुझे सरदार दाऊद जब पावर में आए तो उन्होंने इस तरह की बदमाशी शुरू की थी। तो यहाँ उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो हुकूमत में थे, उन्होंने वहाँ पर अपना सफारत खाना बंद कर दिया और यहाँ से उनका सफारत खाना जो है वो उसको बंद करो और वापस चले जाओ। और फिर उसके बाद सरदार दाऊद खुद जो है मेहनत करके और खुद वो दौरे पे आए यहाँ पर और भुट्टो साहब से माफ़ी मांगी और फिर जो है ये ताल्लुकात बहाल हुए। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में बेस्ट ऑप्शन, यानी हमारे वहाँ पर जो सफारत खाने का अमला है वो सफारत खाने से बाहर नहीं जा सकता, और यहाँ पर अफगानिस्तान का सफीर जो है वाइसराय की तरह फिर रहा है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन उनको बुला रहे हैं और ये यहाँ पर ये महाजर था। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी जो है, तो आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली भी जो है वो और ज्यादा सख्त रिस्पांस देना चाहिए। काजी साहब, आप क्योंकि एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, आपने मिलिट्री, हाँ अच्छा, आप क्योंकि अफगानिस्तान में एम्बेसडर भी रहे, सफारती सतह पर बार बार कोशिशें हुई हैं और कोई जवाब नहीं मिला हमें। देखिए तो जी, ये महमूद शाह साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि आप एक कदम आप सफारती सतह पर भी आगे चले जाए। नहीं, बात यह है कि देखें अभी ऑलरेडी पाकिस्तान ने कोशिश की थी, जो हनीफ अतमर की सरताज अजीज से मुलाकात हुई उस पर 5 लेवल पे कांटेक्ट उन्होंने एग्री किया था, जिस प्रोसेस में यहाँ से अपना जनरल बिलाल गए थे, वो CJS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ,
उसके बाद DGISI गए हैं और पार्लिमानी वफ्द भी किया है, पॉलिटिकल स्पीकर लेवल पे पार्लिमानी वफ्द किया और उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट्स, लेकिन उस रिस्पांस क्या आया है? अशरफ गनी ने BBC को अनसॉलिसिटेड कमेंट दिया है कि आई रिजेक्ट पाकिस्तान इन्विटेशन। तो इस किस्म के काबुल के हुक्मरान के साथ तो यू हैव टू टेक अ वेरी टफ एटीट्यूड। ये एक तरह से इसे तो हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे हम जो है वो कुछ ज्यादा ही जो है वो अमन की ख्वाहिश में हैं और इसी चीज का शायद फायदा अफगानिस्तान भी उठा रहा है। नहीं जी, बात यह है कि पाकिस्तान एक बड़ा सिविलाइज्ड और बड़ा एक मैच्योर एटीट्यूड डिप्लोमेटिकली ले रहा है और उस प्रोसेस में मिलिट्री रिस्पांस आ गया है। अभी जो महमूद शाह साहब ने कहा कि उनको ये बावर करा दिया गया है कि आप इस तरीके से अगर फायरिंग करेंगे तो उसका ये रिस्पांस होगा, तो इसकी इंडिकेशन उनको मिल जानी चाहिए अगर उधर अकल की कमी ना हो तो मैं कहूँ। क्योंकि ये जब पिछली दफा भी जब तोरखम बॉर्डर बंद हुआ था तो उनके जो अफगानिस्तान के सफीर है वो यहाँ पर मुलाकातें करते फिर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर को खुलवाने के लिए। तो अब जो है वो मगर इस तरह की जारियत भी साथ साथ दिखाई जाती है। ये अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या अफगान साइड पे कंफ्यूजन है इस पॉलिसी के हवाले से कि उन्होंने करना क्या है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या ताल्लुकात रखने हैं। देखिए, एक दूसरी बात जो है आप उसको फैक्टर लें कि मैकमास्टर की अभी विजिट हुई है वहाँ और ट्रंप इंतजामिया जो है वो पाकिस्तान पे अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिफाइन करने में है और खबरें ये आ रही हैं कि वो ट्रुप्स 5000 और ऐड करेंगे और अपनी जो ग्राउंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करेंगे। तो उससे गनी और उनकी जो हुकूमत है वो एम्बोल्डेंड है, उनको फीलिंग ये है कि हमें अमेरिका की सपोर्ट अश्योर्ड है तो वी कैन टेक ऑन पाकिस्तान। अच्छा, मैं महमूद शाह साहब, ये रियलाइजेशन जो आप ये कह रहे हैं कि पहले भी इसी तरह से हुआ, अभी हमने तोरखम बॉर्डर वाले मामले पे भी मैंने बात की कि इसी तरह से जो है वो फिर मिन्नतें करके जो है वो बॉर्डर खुलवाया गया, ये रियलाइजेशन अफगानिस्तान की तरफ क्यों नहीं है कि वो जब इतना ये सब कुछ करेंगे तो फिर उनके लिए हालात बड़े मुश्किल हो सकते हैं? ये रियलाइजेशन वहां पर क्यों नहीं है? क्या अफगान हुकूमत इस चीज को समझती नहीं है? दरअसल वो प्रॉपर प्लान के तहत ये कर रही है। उनके एक पार्लियामेंटेरियन यहाँ आए थे, वो मुझसे मिले और मुझे नाम मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि हमने 30 पार्लियामेंटेरियन इकट्ठी करके हम अशरफ गनी साहब के पास गए और हमने कहा कि ये आपने क्या पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बनाई है और क्या कर रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या है। उसने कहा पहली बार हमने पाकिस्तान को नेक से पकड़ लिया है और जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया कि हम फिशार डाल रहे हैं और देखो कैसे चीख रहा है पाकिस्तान, ये उसका एटीट्यूड है। उसने कहा कि मैंने कहा कि फ़ायदा क्या है जी? कहते हैं फ़ायदा पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता और इस तरह ही रहेगा। तो उनकी तरफ से ये पॉलिसी है और आपकी तरफ से ये पॉलिसी है कि जी हम कहते हैं कि वो कहते हैं डिप्लोमेट है हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा शराफत जो है वो भी बंदे को ख़राब कर देती है। तो मेरे ख्याल में ये बात शराफत से निकल गई है। जो उस वक्त सरदार दाऊद ने दावे और जो बयानात दिए थे वो बहुत कम ख़राब थे बनिस्बत ये अशरफ गनी के। और इसके ऊपर मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी कोई है नहीं कि कौन फार्मूलेट करता है, कौन इसको आगे तो जो आपको है लगता है कि अब वैसे ही जवाब देने की जरूरत है। महमूद शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहरहाल मेरा ख्याल है ये हदूद जो बार बार पार की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से, सिफारती सतह पर मिलिटरीली तो जवाब दिया गया है मगर सिफारती सतह पर भी अब बड़ा एक सख्त पैगाम भेजने की जरूरत है कि ये जो लाइन जो बार बार क्रॉस की जा रही हैं अब अगर इस तरह से किया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।